हेलो जी, दिस इज़ रिज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ पंजाब के बारे में। और बैंक ऑफ पंजाब ने हमें 2 दिन से अपर कैप लगाए हैं तकरीबन। आज हम इसने 8.8% पे क्लोज़ किया है, जो कि तकरीबन इसके सर्किट ब्रेकर के अपर सर्किट ब्रेकर के पास है। और कल इसने हमारे पास 10% का गेन दिया था और इसने अपर कैप लगाया था। खुशखबरी की बात यह है कि बैंक ऑफ पंजाब करंटली पेनी स्टॉक से निकलकर सिंपल स्टॉक्स में आ चुका है। प्लस अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल्स की, तो रिसेंटली इसने कल फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी पब्लिश किया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इंक्रीज़ देखने को, इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगर सिंपल हम इसका आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मेजरली यहाँ पर 2 कैप लगे हैं। और जो ये वाला इंक्रीज़ इस देखने को मिला है, ये हमारे पास सिंपली यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, क्योंकि इधर ये इतना इंक्रीज 3 वाइट क्रोज पैटर्न 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न होता है, सॉरी 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बनता दिख रहा था। तो ये सारी 10, 11 और 12 को ये इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स हैं और इनसाइडर न्यूज़ के बेस पे ये एक्यूमुलेशन हुई है। तो अब बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो हमारे पास 1 ईयर चेंज 125% देखने को मिला है और ईयर टू डेट चेंज मतलब 2024 में अभी तक इसने 22% दे चुका है। पीई रेशो की बात करें तो 3.24 है, विच इज़ वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू अगर इसके कंपनीज जो इसकी पीयर कंपनीज है उससे कंपेयर किया जाए। रिसेंटली इसने एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। रिसेंटली इसने जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें 18% का डिविडेंड अनाउंस किया है, विच इज़ इक्वल टू 1.8 PKR पर शेयर। और अगर इसकी हम कैलकुलेशन निकालें तो 1.8 PKR और जो ये डिवाइड हम करते हैं इसकी करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं, जिन्होंने आज उठाया उनके लिए डिविडेंड यील्ड होगी इंटू 13.24 इंटू तकरीबन हमारे पास 13.6% की। और कल हमने कैलकुलेट की थी डिविडेंड यील्ड, जिन्होंने कल उठाया था उनके लिए 15% बनती थी। तो इसने 13.6% की डिविडेंड यील्ड दी है फॉर अ क्वार्टर। ठीक है, मतलब एक क्वार्टर में इसने रिसेंटली क्वार्टर का अनाउंस किया है इतना दिया है, और हालांकि ये पिछले 3 क्वार्टर्स में भी आपको डिविडेंड दे चुका है। तो बहुत फिनोमिनल है इस क्वार्टर की यील्ड डिविडेंड। वैसे डिविडेंड यील्ड तो साल की यील्ड को कहते हैं, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ इस क्वार्टर की डिविडेंड 13.6% इज़ वेरी फिनोमिनल। प्लस अगर बात करें तो इसने डिविडेंड दिया क्यों है इतना, अगर सिंपल हम इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका 4 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आया है। तो अर्निंग पर शेयर आपको क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू गिव द डिविडेंड। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4% थी और इसने डिविडेंड दिया 1.8% का। तो इसका जो पे आउट रेशो निकल के आती है वो 1.8 डिवाइडेड बाई 4 देन मल्टीप्लाई बाई 100 निकल के आती है, जिसका मतलब ये है कि इसने अपनी अर्निंग्स में से जितना पर प्रॉफिट हुआ है इसने जैसे उसमें 45% आवाम को पे आउट किया, अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में भी हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला। इसकी मेन वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज़ देखने को मिला हमारे पास। अब इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हो सकती हैं, इधर गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो सकता है, इनमें इन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हो सकता है। इसकी फाइनेंशियल जब ट्रांसमिशन रिपोर्ट आएगी नोट नंबर 9 में हमें सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसने कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो सकता है, इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हो सकता है। तो वहाँ से इसको जो भी प्रॉफिट मिला है वो यहाँ पर डिनोट हो रहा है। मज़ीद इसकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी मेन वजह ये है कि इनके डिपॉजिट्स और अदर अकाउंट्स बढ़े हैं। अब ये आप लोग लाइबिलिटीज़ में, अब डिपॉजिट्स और अदर अकाउंट्स का मतलब है कि बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने इनके पास अकाउंट खुलवाया है और इनको पैसे दिए हैं। ठीक है, अब इनके पास पैसा आया तो इनकी लाइबिलिटी कैसे बन गया, क्योंकि ये ओ करते हैं, अब इनको जितने भी नए लोग आए हैं उनको ओ करते हैं ये पैसे। लेकिन ये इवेंचुअली एक प्लस पॉइंट है एक कंपनी के लिए, एक बैंक के लिए, कि इनके डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इन पे रिलाई कर रहे हैं, इन पे भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी लाइबिलिटीज़ वगैरह इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि कोई मसला नहीं है अभी फ़िलहाल। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल हमें इसने देखना है कि इसमें हमें ईपीएस इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। तो ईपीएस इसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रही है हमारे पास 3.5 से 4 तक की ईपीएस आ चुकी है इसकी।
तो वो क्यों है? क्योंकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज़ होने की क्या वजह है वो हमें ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनका सिंपल मार्कअप पे रिटर्न वगैरह जो ये लेते हैं, वो इंटरेस्ट जो ये लेते हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। प्लस हमारे पास इन्होंने फ़ीस और कमीशंस वगैरह से भी पैसे कमाए हैं। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा फ़ीस ये चार्ज करेंगे, ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। देन हमारे पास मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज इनकम है। देन हमारे पास गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है, कोई इन्होंने स्टॉक्स वगैरह परचेज़ किए होंगे या बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए होंगे, उनकी प्राइस में इंक्रीज़ हुआ होगा, या कोई भी इन्होंने कमोडिटीज़ वगैरह परचेज़ की होगी, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ लिखा है तो उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो गई। तो इवेंचुअली इनका जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इनकी ईपीएस में इंक्रीज़ देखने को मिला है। आगे हम जाएँ तो आगे हमें ज़्यादा कैश फ्लो में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली हमने देखना होता है कि कैश फ्लो इसका इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर इसका कैश फ्लो इंक्रीज़ हुआ है एंड कैश फ्लो पॉजिटिव में है तो ऑल इज़ गुड फॉर दिस कंपनी, तो हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। अब मज़ीद हमारे पास जो इसके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी का ये होता है कि जो कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर रही है, या डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, या इस तरह रीपेमेंट्स कर रही है, या लाइबिलिटीज़ को रीपे कर रही है। और इसी तरह हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हमारे पास यही हमारे पास डिनोट करती हैं। तो ऑल गुड फॉर दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू दिस अनकंसोलिडेटेड डाटा। तो कंसोलिडेटेड डाटा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो अनकंसोलिडेटेड डाटा ही मैंने डिस्कस करना था और मैं कर लिया है। अभी हम चार्ट्स की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नई एंट्री बनती है हमारे पास। तो अगर करेंटली पोजीशन में मैं इसमें आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2 दिन में इसमें जितना शेयर्स का पैसा आया है ये 184.4 मिलियन और 200.8 मिलियन, तकरीबन 485 तकरीबन 385 मिलियन का पैसा इसमें के शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं, मतलब कि ये बिके हैं। ठीक है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाई हुई थी अपनी, और उसने उसको रिसेंटली ही ब्रेक किया। देन इसने इसको रीटेस्ट किया और देन एक अपवर्ड्स की तरफ इसने मूव दी है। तो कुछ इस तरह का इसने सिनेरियो किया, एक ब्रेकआउट दिया, अपने बॉक्स को रीटेस्ट किया, देन इसने अपवर्ड्स की तरफ एक मूव दिया। तो क्या हमारे पास इस करंट सिचुएशन में कोई एंट्री बनती है? तो अगर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा के देखें और इसमें कोई एंट्री तलाश करने की कोशिश करें तो एक अच्छी एंट्री हमारे पास इस रीजन में बनती है, जो कि ये बॉक्स का रीजन है, और हमारे पास ये है 11.14 से 11.79 का जोन। ठीक है, तो डेली में हमारे पास ये एंट्री बनती है। लेकिन अगर अर्ली में देखें तो अर्ली में क्या हमें कोई एंट्री समझ में आती है? तो अर्ली में अगर हम सिंपल इस रिट्रेसमेंट को देखें कि कौन सी अपनी रिट्रेसमेंट फुलफ़िल करता है, तो इसने ये 50 और 60 की रिट्रेसमेंट फुलफ़िल करता है। तो अगर वही हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करें और एक जोन मार्क करें तो हमारे पास तकरीबन ये वाला जोन बनता है, जहाँ पर आवरली में हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म गेंस। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप भी बना हुआ है, तो ये हमारे पास एक जोन हो सकता है 12 से 12.44 का जोन, जहाँ पर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देन हम इसके से मज़ीद जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14.5 रुपये तक के। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये 25 रुपये तक जाएगा, और ये इतना जा भी सकता है कि नहीं। तो जो मैक्सिमम हमें पिछले डाटा से देखने को मिलता है, तो एक तो इसका इजी टारगेट था 13.8 रुपये तक, तो उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। जो नेक्स्ट इसके पॉसिबल टारगेट्स बनते हैं वो इस लिक्विडिटी के हिसाब से तकरीबन 14, 14.5, 15 रुपये तक के बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और रिसेंट हमने देखा कि जो 2017 की रैली आई थी तो उसने वहाँ पर भी 18 रुपये का हाई लगाया था। देन 2021 की रैली में आई गेस इसने इतना परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, 2021 की रैली में नहीं इसने परफॉर्म किया। तो सिमिलरली अगर वीकली में देखें तो ये कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप इसने बनाया हुआ था, जिसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप भी कहते हैं, और जो उसके टारगेट्स बनते हैं वो तकरीबन आई गेस ये अचीव कर भी चुका है। तो तकरीबन ये आपके पास 14.20 के तक के बनते हैं, जो कि आप इस स्टॉक के लिए जाना मुश्किल काम नहीं है। तो
तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो इस प्राइस पे कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर नीचे उठाया हुआ है, 6 रुपये पे उठाया हुआ है, 4 रुपये पे उठाया हुआ है, और वो अभी तक इसमें तकरीबन 100% 200% के गेन में है, तो आई विल सजेस्ट कि वो अपना थोड़ा से फंड्स लिक्विडेट करें यहाँ पर, और अगर उनको दोबारा नीचे कहीं छोटी प्राइस पे, कम प्राइस पे मिले तो दोबारा इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ बैंक्स की बारे में बात करें तो बैंक्स के फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमें पता है कि जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास पैसा आना है तो उन्होंने कहाँ पर रखवाना है, और क्रिप्टो करेंसी तो वैसे ही पाकिस्तान में बैन है, तो उन्होंने पैसा जाहिर सी बात है बैंकों में रखवाना है, और बैंकों के डिपॉजिट्स इंक्रीज़ होने हैं इवेंचुअली, चाहे वो कन्वेंशनल बैंकिंग हो या हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग हो। तो इस चीज़ के मद्देनज़र इन बैंक्स के फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है, प्लस इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होंगे तो इन बैंक्स की अर्निंग्स में भी ज़्यादा इफेक्ट हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए कमेंट्स करें, अपनी स्क्रिप्ट्स भी कमेंट्स करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।